सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 10 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज ये किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा चिनाब नदी पे। तो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल जिसका नाम है चिनाब ब्रिज, इसका अभी निर्माण चल रहा है। और इस पुल की जो ऊंचाई है चिनाब नदी के तल से वो कितनी है? 359 मीटर है। अभी एक्चुअली इसका आर्च बन करके तैयार हुआ है। तो 1315 मीटर लंबे पुल का उद्देश्य है कश्मीर घाटी से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, और इसका निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में 1486 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसी तरह से भारत के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ जैसे कि बड़ी चीज़ें, कुछ लंबी चीज़ों के बारे में आपको बताऊं तो भारत की सबसे लंबी नदी आप जानते हो गंगा नदी है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो यमुना। और उसी तरह से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, K2 पर्वत जिसे बोलते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर लेक है, कश्मीर में मिलेगी। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी डैम है, ये उत्तराखंड में आपको मिलेगा। फिर बताइए, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन थी? जामा मस्जिद, दिल्ली में मिलेगी। और भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग, जिसकी लंबाई कितनी है? 9 किलोमीटर। अब बताइए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे NH44, श्रीनगर से कन्याकुमारी। अच्छा, भारत का सबसे लंबा बांध ये आप जानते हो, हीराकुद डैम है। और किस नदी पे है? तो महानदी पर है, उड़ीसा में ही है। और भारत का सबसे लंबा नदी पुल ये भूपेन हजारिका सेतु है, जो कि लोहित नदी पर है। इसकी लंबाई कितनी है? 9150 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, ये अभी RRB NTPC के एग्जाम हुए थे, वहाँ ये प्रश्न आया था, सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में। तो ये सारे पॉइंट्स वैसे आपको याद होंगे, मैंने फिर भी एक बार रिवाइज कराया आपको। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। तो अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12 प्लस लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप अपनी टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। देखिए, अगर आप मेरा कोड जो है क्रेक एग्जाम 10 उसे यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको सभी बैचेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा SUPACE। इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस एंड कोर्ट एफिशिएंसी। तो ये मानव बुद्धि और मशीन लर्निंग का उचित मिश्रण है और एक हाइब्रिड सिस्टम है ये, जो मानव बुद्धि के साथ मिलकर काम करता है। ये सिस्टम अद्वितीय है क्योंकि इसमें मानव और मशीन के बीच संवाद होता है जो उल्लेखनीय परिणाम देता है। और इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इस पोर्टल से जजों को रिसर्च करना आसान हो जाएगा और इस पोर्टल पर विभिन्न प्रासंगिक फैक्ट्स एवं कानून रहेंगे, जिससे जजों को रिसर्च में आसानी होगी और उनकी कार्य की दक्षता भी बढ़ेगी। अच्छा, हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? NV रमन्ना। और ये 48 नंबर के हैं। 47 नंबर के कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। और भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना त्याग पत्र देना हो तो किसे देंगे? प्रेसिडेंट को ही देंगे। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 65 ईयर। और संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 124(1). कुछ और पोर्टल के बारे में आपको बताऊं तो अभी पंजाब सरकार ने DG नेस्ट
नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और अर्जुन मुंडा हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया था। और वी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री हैं ये, और इन्होंने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आशुतोष भारद्वाज को। तो प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार को विपुल हिंदी गद्य पत्रकार और आलोचक आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है। ये सम्मान उन्हें उनके कार्य पितृवध के लिए दिया गया है। आशुतोष भारद्वाज ये एक देशी अंग्रेजी पत्रकार है। बाकी सुमन चक्रवर्ती, अभी आपको याद होगा 30वां जीडी बिरला पुरस्कार जीता था। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले 30वां सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया था, इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। और प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी लेखक हैं ये, 31वां व्यास सम्मान जीता इन्होंने अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। तो इस प्रश्न से आशुतोष भारद्वाज का नाम याद रखना, जिन्हें मिला है 2020 का देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो उन्हें 2036 तक सत्ता में रहने की अनुमति देगा? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी हाल ही में रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो उन्हें 2036 तक सत्ता में बने रहने की अनुमति देगा। वे पहले से ही 2 दशकों से अधिक समय से सत्ता में थे। एक्चुअली में क्या है, रूसी संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार ही राष्ट्रपति रह सकता है। पुतिन 2012 और 2018 में लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, और ऐसे में 2024 में राष्ट्रपति की दावेदारी वो पेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन नए संशोधन के अनुसार वे 2036 तक सत्ता में रह सकते हैं। देखो, रशिया की बात है तो ये रहा मैप में रशिया, कैपिटल इसकी मॉस्को है। और आपको याद होगा अभी जनवरी में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था, उसमें दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया था मॉस्को को। करेंसी रूबल हो गई, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हो गए, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। यहाँ की संसद को कहते हैं ड्यूमा। और अभी रशिया के लक्ता सेंटर ने एम्पोरस स्काई स्क्रैपर पुरस्कार 2019 जीता था। ये ऊंची इमारतों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। रशिया ने पहली बार इस पुरस्कार को जीता। और रशिया ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका भी बनाया। उस टीके का नाम है कार्निवेकोव। और अभी रशिया और चाइना ने मिलकर चांद पर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए समझौता किया। उसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी रखने के लिए अपना पहला आर्कटिक एम सैटेलाइट को लॉन्च किया था रशिया ने। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में मदद करने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की गई? तो आंसर होगा सार्थक। तो अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद देने के लिए सार्थक नाम से एक पहल को शुरू किया। यहाँ पे सार्थक का मतलब हो गया स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए विद्यार्थियों और शिक्षकों की समग्र उन्नति सुनिश्चित करना। तो देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करने के लिए इस पहल को शुरू किया गया, इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया, जिसका नाम है सार्थक। किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। बढ़ते आगे। फिर बताइए, टीका उत्सव ये कब मनाया जाएगा? तो आंसर होगा 11 से 14 अप्रैल। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए 11 से 14 अप्रैल 2021 को टीका उत्सव के रूप में मनाने का आग्रह किया है। ये टीका उत्सव ज्योतिबा फूले जी की जयंती यानी कि 11 अप्रैल से भीमराव अंबेडकर की जयंती यानी कि 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। और इस टीका उत्सव का उद्देश्य होगा इस अवधि के दौरान यानी कि 11 से लेकर 14 अप्रैल के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा दूती चंद को। स्प्रिंटर हैं ये, और कहाँ से हैं? ये उड़ीसा से हैं। तो 100 और 200 मीटर में जकार्ता एशियाई खेल रजत पदक विजेता दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार मिलेगा। ये 2019 में इटली में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। तो इनका नाम ध्यान रखना, इन्हें मिलेगा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार। बाकी बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान 2020 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया इनके नाम को। और कबूस बिन सईद अल सैद ओमान के दिवंगत सुल्तान है,
2019 का गांधी शांति पुरस्कार जीता इन्होंने। तो 2019 का तो इन्होंने और 2020 का बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने। बाकी अल्फ्रेड वी अहो 2020 ACM ट्यूरिंग अवार्ड जीता इन्होंने। ये भी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा था। बढ़ते आगे। फिर है मिस्र की पहली महिला जहाज कप्तान कौन है? तो आंसर होगा मारवा एल-सेलेदार। आपको याद होगा दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल मिस्र के सुएज नहर में अभी जाम लग गया था, अब तो वो हट चुका है। तो उस जहाज का नाम क्या था? एवर गिवेन। और उसे चला रही थी मिस्र की पहली महिला जहाज कप्तान जिनका नाम है मारवा एल-सेलेदार। और अभी इनका नाम काफ़ी न्यूज़ में है तो इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। बाकी मारा गोमेज ये फुटबॉल खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी थी अर्जेंटीना से। एवा मुर्तो फिनलैंड की एक दिन की प्रधानमंत्री बनी थी, वैसे फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन है। और एडलिन स्वीगल अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट बनी थी मेडलिन स्वीगल। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है किस राज्य के किसान कृष्ण सुमन ने आम की एक नई किस्म विकसित की है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान के कोटा निवासी किसान कृष्ण सुमन ने आम की एक ऐसी नई किस्म विकसित की है जो सदाबहार नामक आम का एक नियमित और साल भर का बौना किस्म है। ये जो लंगड़ा आम होता है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा मीठा है और ये अधिकांश प्रमुख रोगों और आम के विकारों के लिए प्रतिरोधी भी है। अभी आपको याद होगा उत्तराखंड ने घरों की पहचान चलिका नाम योजना शुरू की थी। अभी उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 टीकों के लिए अनूठी उपहार योजना भी शुरू की थी। अब लेकिन यह बात राजस्थान की है तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है जिसको पिंक सिटी बोलते हैं। अभी जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र और यहाँ के चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। उसके अलावा देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट ये राजस्थान में स्थापित किया गया। अभी राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और बैक टू वर्क योजना शुरू की थी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना भी शुरू की थी। और भारत और यूएसए के बीच में जो युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज हुआ था राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था, ये फरवरी में। उसके अलावा 2019-20 के लिए जयपुर में स्थित राजस्थान पुलिस एकेडमी को सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा भी मिला था। यहीं पे ही एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी। और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी। और इंदिरा से 2 पॉइंट बताए मैंने आपको। यहाँ पे चलती है इंदिरा रसोई योजना जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को 8 रुपये में खाना दिया जाता है। और इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम भी यहाँ पे शुरू हुआ था। देखो यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा है, ऊँट है, दोनों है। पक्षी है गोडावण जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। पुष्प है रोहिड़ा का, वृक्ष है खेजड़ी का। 3 टाइगर रिजर्व हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। वैसे केवला देवखाना पक्षी विहार भी आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल है ये। और राजस्थान का कालबेलिया नृत्य यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है तो वो याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में सीआरपीएफ का शौर्य दिवस वेलोर डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अप्रैल को। तो सीआरपीएफ का शौर्य दिवस पुलिस बल के बहादुर पुरुषों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। और 2021 में ये 56वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। एक्चुअली 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सरदार पोस्ट में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सेना को हरा करके इतिहास रचा था। और उसी के उपलक्ष्य में ये शौर्य दिवस मनाता है सीआरपीएफ। और उसी के उपलक्ष्य में हर साल 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ जिसकी स्थापना 1939 में हुई और डायरेक्टर जनरल अभी नए बने, कुलदीप सिंह नाम है। इसका मोटो होता है सेवा और वफादारी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में हनी कॉर्नर और मधु क्रांति पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा कृषि मंत्रालय के द्वारा। हमारे जो कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और उन्होंने ही एक पोर्टल मधु क्रांति और हनी कॉर्नर को लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है किसानों की आय इनकम में वृद्धि करना। तो ये पोर्टल शहद में अगर कोई मिलावट है तो उसकी भी जांच करेगा और शहद के स्रोत यानी कि सोर्सेज को ट्रैक करने के लिए इसका एंड टू एंड रिकॉर्ड भी रखेगा। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा तरुण बजाज को।
और आर्थिक मामलों के सचिव बन गए हैं कौन? अजय सेठ। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।